सुप्रभात विद्यार्थियों। आज हम पाठ 8 यह सबसे कठिन समय नहीं इस कविता का अध्ययन करेंगे। पूर्व में इस कविता के अंतर्गत हमने अध्ययन किया था कि लेखिका कहती है कि यह कठिन समय नहीं है, वर्तमान समय में हमें हताश और निराश होने की आवश्यकता नहीं है और उस निराशा को दूर करने के लिए, आशावादी भाव भरने के लिए कवयित्री अनेक उदाहरण देती है। उदाहरण के फलस्वरूप वह देती है कि चिड़िया की चोंच में तिनका दबा हुआ है, रेलगाड़ी अभी भी लोगों को अपने मंजिल तक पहुंचाती है और सूर्य अस्त होने से पहले परिवार के लोग उनके प्रियजनों का इंतजार करते हैं। तो उसी संदर्भ को आगे बढ़ाते हुए हम कविता का अध्ययन करेंगे। अभी कहा जाता है उस कथा का आखिरी हिस्सा जो बूढ़ी नानी सुना रही सदियों से दुनिया के तमाम बच्चों को। अभी आती है एक बस अंतरिक्ष के पार की दुनिया से, लाएगी बचे हुए लोगों की खबर। नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं है। कवयित्री लोगों को आशावान बनाने का प्रयत्न करते हुए कविता के माध्यम से भाव प्रस्तुत करती है। वह कहती है कि हमारे जो अभी कहा जाता है इस कथा का आखिरी हिस्सा जो बूढ़ी नानी सुना रही सदियों से, हमारे जो प्राचीन भारतीय संयुक्त परिवार हैं उन परिवारों में जो हमारे बुजुर्ग हैं, बूढ़े दादा दादी नाना नानी बच्चों को कहानियाँ सुनाया करते थे। तो उन्हीं कहानियों का संदर्भ में कह रही है कि बच्चों को जो कथा कहानियाँ सुनाई जाती थी वे आज भी घरों में सुनाई जा रही है और अभी आती है एक बस अंतरिक्ष के पार की दुनिया से, लाएगी बचे हुए लोगों की खबर। और उन कथाओं का जो आखिरी हिस्सा सुनाते हुए कहते हैं, दादी नानी क्या कथा जो कहती थी उस कथा का आखिरी हिस्सा सुनाते हुए कहते हैं कि कुछ लोग अंतरिक्ष की सैर के लिए गए थे और वहां संकट में फंस जाने के कारण वे वापस लौट कर नहीं आ सके। अंतरिक्ष के पार की दुनिया से लाएगी बचे हुए लोगों की खबर, लेकिन उन लोगों की कुशलता का समाचार अंतरिक्ष के पार से आती हुई एक बस लाती है और जो लोग अंतरिक्ष में फंस गए थे, अंतरिक्ष में संकट में फंस गए थे, तो उनके सकुशल होने के, उनके खुशहाल होने का समाचार अंतरिक्ष के पार से आती हुई एक बस लेकर आएगी और कई बच्चों को दादी नानी वह सुखद समाचार देती है। ये बसें, लेखिका कहती है कि ये जो बसें हैं ये भविष्य में भी आती जाती रहेंगी, तो ऐसे समय में हमें हताश या निराश होने की आवश्यकता नहीं है। वह कहती है कि इस धरती पर इतना सब कुछ अच्छा बचा है तो हमें निराश होने की क्या आवश्यकता है। तो कहती है यह सबसे कठिन समय नहीं है। और कविता के माध्यम से हमारी जो प्राचीन संस्कृति है इसमें बताया गया है कि परिवार के जो वृद्ध लोग हैं वे अपने संतानों को, अपने बच्चों को कहानियां सुनाया करते थे, उन्हें प्रेरणाएं प्रदान करते थे। विद्यार्थियों, हमें इस पाठ की जो व्याख्या है वह अपनी कॉपी में करनी है। तो ये जो व्याख्या मैं आपको समझाई थी वह यहाँ लिखी है, यह आपको अपनी कॉपी में करनी है। सबसे पहली, नहीं यह सबसे कठिन समय नहीं, अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका और वह उड़ने की तैयारी में है, अभी भी जड़ती हुई पत्ती थामने को बैठा है हाथ एक। तो कविता के पहले 2-3 शब्द और जो काव्यांश का जो अंतिम शब्द है वे एक साथ लिखेंगे और इसमें सप्रसंग सप्रसंग हेडिंग लगा कर आपको लिखना है। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 की कविता यह सबसे कठिन समय नहीं से ली गई है। इसकी रचयित्री जया जादवानी है। प्रस्तुत पंक्तियों में कवयित्री ने निराशा के वातावरण में आशा की किरण दिखाई है और वह लोगों को हिम्मत बनाए रखने के लिए कहती है। फिर व्याख्या हेडिंग लगाकर आपको लिखना है। प्रस्तुत पंक्तियों में कवयित्री कहती है कि यह सबसे कठिन समय नहीं है। इस कथन के संदर्भ में वे विविध तर्क देते हुए कहती है कि तूफान के गुजर जाने के बाद भी चिड़िया की चोंच में अभी भी तिनका दबा हुआ है, लेकिन ऐसे समय में भी वे निराश नहीं है। वे तिनकों से अपने लिए घोंसला बनाएगी। चिड़िया तिनके को लेकर उड़ जाना चाहती है, अभी भी पेड़ से गिरती पत्ती को पकड़ने के लिए एक हाथ तैयार बैठा है, अर्थात कठिन परिस्थितियों से त्रस्त व्यक्ति को सहारा प्रदान करने के लिए आज भी एक ना एक हाथ तैयार है।
दूसरी व्याख्या, अभी भी भीड़ है स्टेशन पर, अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक, जहां कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा, अभी भी कहता है कोई किसी को, जल्दी आ जाओ कि अब सूरज डूबने का वक्त हो गया। इस काव्यांश के भी पहली लाइन के एक दो वर्ड और आखिरी लाइन के एक दो शब्द हम लिख लेंगे। फिर सप्रसंग, सप्रसंग पूर्ववत मतलब पहले की बात ही, यहाँ पहले की तरह ही यहाँ सेम होगा, इसलिए यहाँ हमने लिखा नहीं है। व्याख्या, प्रस्तुत पंक्तियों में कवयित्री कहती है कि वक्त कितना भी खराब हो जाए, लेकिन स्टेशन पर लोगों की भीड़ मिल ही जाती है, क्योंकि उन्हें विश्वास होता है कि कोई ना कोई रेलगाड़ी उन्हें अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचाएगी। उस मंजिल पर जहां कोई उनका इंतजार कर रहा होगा, कोई यह आवाज लगा रहा होगा कि जल्दी आ जाओ, अब सूरज डूबने का वक्त हो गया है। जब बच्चे बाहर खेल रहे होते हैं तो उनकी माँ भी उन्हें सूरज ढलने के वक्त आवाज लगाकर जरूर बुलाती है। जब कोई व्यक्ति बाहर किसी काम से निकलता है तो उसके घर वाले उसका इंतजार करते हैं। तो ये सारी स्थितियाँ किसी भी व्यक्ति को रोज काम पर निकलने और फिर घर लौटने के लिए मनोबल देती है, प्रचुर मतलब भरपूर मनोबल देती है। काव्यांश का तीसरा भाग, अभी कहा जाता है उस कथा का आखिरी हिस्सा, जो बूढ़ी नानी सुना रही सदियों से, दुनिया के तमाम बच्चों को अभी आती है एक बस, अंतरिक्ष के पार की दुनिया से, लाएगी बचे हुए लोगों की खबर, नहीं यह सबसे कठिन समय नहीं। इस काव्यांश के भी पहली पंक्ति और आखिरी पंक्ति के दो तीन शब्द हमें लिखने हैं। फिर सप्रसंग में हम पूर्ववत मतलब पूर्व की भांति, यानी सेम वो पहले जो पहले में हमने लिखा था वही इसमें आएगा, इसलिए हम यहाँ नहीं लिख रहे हैं। इसकी व्याख्या हमें करनी है। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवयित्री कहती है कि हमारे प्राचीन भारतीय संयुक्त परिवारों में बड़े बूढ़ों द्वारा बच्चों को जो कथा कहानियाँ सुनाई जाती थी, वह कई घरों में आज भी सुनाई जा रही है। उन कथाओं का आखिरी हिस्सा सुनाते हुए वह कहती है कि कुछ लोग अंतरिक्ष की सैर के लिए गए थे, लेकिन वहां संकट में फंस जाने के कारण वापस नहीं लौट सके। उन लोगों की कुशलता का समाचार अंतरिक्ष के पार से आती हुई एक बस लाती है और कई बच्चों को दादी नानी वह सुखद समाचार देती है। यह बसें भविष्य में भी आती रहेंगी। कवित्री कह रही है कि इस धरती पर इतना कुछ अच्छा बचा है, तो तुम्हें निराश होने की जरूरत नहीं है। विद्यार्थियों, व्याख्या करने के पश्चात हमें इसके प्रश्न उत्तर करने हैं। पहला प्रश्न, यह कठिन समय नहीं, यह बताने के लिए कविता में कौन कौन से तर्क प्रस्तुत किए गए हैं, स्पष्ट कीजिए। यह कठिन समय नहीं, यह बताने के लिए कवयित्री ने कविता में निम्नलिखित तर्क प्रस्तुत किए हैं। अभी भी चिड़िया की चोंच में तिनका दबा है, तिनका दबाए हुए उड़ने को तैयार है, क्योंकि वह अपने नीड़ का निर्माण करना चाहती है। एक हाथ जड़ती हुई पत्ती को सहारा देने के लिए बैठा है। अभी भी एक रेलगाड़ी गंतव्य तक अर्थात पहुंचने वाले स्थान तक जाती है। नानी की कथा का आखिरी हिस्सा बाकी है। अभी भी एक बस अंतरिक्ष के पार की दुनिया से बचे हुए लोगों की खबर लाएगी। अभी भी कोई किसी को कहता है कि जल्दी आ जाओ, सूरज डूबने का समय हो चला है। प्रश्न 2, चिड़िया चोंच में तिनका दबाकर उड़ने की तैयारी में क्यों है, वह तिनकों का क्या करती होगी, लिखिए। चिड़िया अपनी चोंच में तिनका दबाकर उड़ने की तैयारी में है, क्योंकि सूरज डूबने का समय हो चुका है। उसके डूबने से पहले चिड़िया अपने लिए घोंसला बनाना चाहती है। वह तिनकों से अपने लिए घोंसला तैयार कर उसमें अपने बच्चों के साथ चैन से रहेगी। उसका बनाया घोंसला उसके परिवार को सुरक्षा प्रदान करता है। कविता में कई बार अभी भी का प्रयोग करके बातें रखी गई है। अभी भी का प्रयोग करते हुए 3 वाक्य बनाइए और देखिए उसमें लगातार, निरंतर और बिना रुकने चलने वाले किसी कार्य का भाव निकल रहा है या नहीं। मुझे अभी भी सिर दर्द है। गांव में अभी भी बच्चे कई मील दूर पैदल चलकर स्कूल जाते हैं। हम अभी भी अंग्रेजी सीख रहे हैं। और तीनों वाक्यों में निरंतरता का भाव निकल रहा है। नहीं और अभी भी
को एक साथ प्रयोग करके 3 वाक्य लिखिए और देखिए नहीं, अभी भी के पीछे कौन कौन से भाव छिपे हो सकते हैं। नहीं, मेरी परीक्षा की तैयारी अभी भी कम है। नहीं, इमारत का निर्माण अभी भी नहीं हुआ है। नहीं, मेहमानों के आने में अभी भी देर है। अभी भी और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया का बोध कराता है तथा नहीं से कार्य के न होने का पता चलता है। प्रश्न 5, दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। पक्षी, पक्षी के पर्याय है खग और नभचर। सूरज, सूरज के पर्याय है सूर्य और दिनकर। हाथ, हाथ के पर्याय है हस्त और कर। दुनिया, दुनिया के पर्याय है संसार और जग। विद्यार्थियों, यह आज पाठ हमारा पूरा हुआ है। आपको अपनी हिंदी की कॉपी में तीनों व्याख्याएं और ये 5 प्रश्नोत्तर करने हैं। धन्यवाद।